बात 24 फरवरी 2023 के दिन में करीब 2:30 से 3 बजे के बीच की है। अचानक से सोशल मीडिया पर एक खबर तेज़ी से फैलती है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में धूमनगंज थाना के निकट उमेश पाल नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली और बम से मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह 2005 में हुए बसपा विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या का मुख्य गवाह था। अदालत के आदेश पर राज्य सरकार ने उमेश पाल की सुरक्षा में 2 सुरक्षा गार्ड भी मुहैया करा रखे थे। इन सुरक्षा गार्डों का नाम राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद था। उमेश पाल की हत्या के दौरान हत्यारों ने इन दोनों सुरक्षा गार्डों की भी हत्या कर दी। उमेश पाल की हत्या होना सामान्य बात थी, किंतु उनके साथ 2 सुरक्षा गार्डों की भी हत्या कर दी गई तो यह मामला बेहद गंभीर हो गया। खास करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिसकर्मियों की हत्या कर देना बेहद चुनौतीपूर्ण मामला हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन पुलिसकर्मियों की सरेआम गुंडों द्वारा हत्या कर देना कतई बर्दाश्त नहीं है। संयोग से उस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा था। ठीक दूसरे दिन 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्षी दलों के नेताओं ने घेर लिया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उसी दौरान सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुस्से में आकर यह कहा था कि मैं उस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। यह माफिया कौन था? सामान्यतः राजनीति में आने वाले लोग उसका नाम लेने से घबराते हैं, किंतु सदन में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस माफिया का नाम लेते हुए अतीक अहमद बताया था। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पिछले 34 सालों से अतीक अहमद के खौफ का साम्राज्य पूरे राज्य में कायम है। पुलिस के रिकॉर्ड में देखें तो इस 34 साल के खौफ के साम्राज्य में अतीक अहमद ने 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जुटाई है और यह संपत्ति उसने किसी मेहनत से कोई उद्योग धंधे चला करके नहीं जुटाई है। यह संपत्ति केवल अपराध से जुटाई गई है। नमस्कार, मैं रमेश पांडे आपको पूरी घटना से वाकिफ कराने की कोशिश करूंगा। उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि इस पूरे मामले में एक भी हत्यारा बचना नहीं चाहिए। पुलिस सक्रिय हुई, स्पेशल टीमें बनाई गई और चारों तरफ से तहकीकात करना शुरू किया गया। तहकीकात में यह सामने आया कि उमेश पाल की हत्या में खुद माफिया अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद अहमद शामिल रहा। वह खुद गोलियां चला रहा था और उसके साथ उसके 7 से 8 की संख्या में गुर्गे भी चारों तरफ से उमेश पाल को घेर करके उसे तब तक गोली मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हम अतीक अहमद के 34 साल के पूरे साम्राज्य की भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उसमें चकिया नाम का एक गांव है। इस गांव में फिरोज अहमद नाम का व्यक्ति तांगा चला के अपने परिवार की आजीविका चलाता था। फिरोज अहमद के परिवार में
एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अतीक अहमद रखा गया। अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या कर दी। इसके बाद उसका नाम अपराध की दुनिया में सुर्खियों में आ गया। हत्या की घटना करने के बाद अतीक अहमद इलाके के सबसे बड़े गुंडे चांद बाबा से हाथ मिला लिया और चांद बाबा के लिए काम करने लगा। कुछ दिन समय बीता, अतीक अहमद का प्रभाव बढ़ने लगा था। अतीक अहमद ने सोचा कि केवल अपराध करने से काम नहीं चलेगा, अगर अपराध करने में राजनीति भी शामिल हो जाए, राजनीतिक संरक्षण भी मिल जाए और नेता भी बन जाया जाए तो शायद मामला कुछ और अच्छा हो जाएगा। वर्ष 1989 में अतीक अहमद ने विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इस बात की जानकारी चांद बाबा को लगी तो वह अतीक अहमद से नाराज़ हो गया। इस बात को लेकर के दोनों में बिगाड़ पैदा हो गया। इसके बाद चांद बाबा और अतीक अहमद एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। अंततः रोशनबाग इलाके में एक जब्बार होटल नाम का स्थान है, उस स्थान पर चांद बाबा ने अतीक अहमद पर निशाना साधकर बम फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। अतीक अहमद ने चांद बाबा की हत्या कर दी। चांद बाबा की हत्या करने के बाद अतीक अहमद विधायक बना। विधायक बनने के बाद उसने अपने गुर्गों का साम्राज्य खड़ा किया और अपराध से पैसे कमाना शुरू कर दिया। बात 1992 की करेंगे। 1992 में 2.5 मिनट में 250 से अधिक राउंड फायरिंग की आवाज़ें इलाके के लोगों ने सुनी। लोगों को लगा कि कोई बड़ा हादसा हो गया, लेकिन लोगों ने देखा तो कुछ नहीं। अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ अहमद अपने साथियों के साथ पिकनिक मना रहा था। इस तरह की घटनाओं से अतीक अहमद का प्रभाव, उसका खौफ बढ़ने लगा और अपराध की दुनिया में वह बेताज बादशाह बनता चला गया। इसके बाद 1995 में एक घटना घटी। अतीक अहमद अपने काफिले के साथ जा रहा था। उस काफिले को अशोक साहू नाम के एक व्यक्ति ने ओवरटेक कर दिया। अतीक अहमद को यह बात नागवार गुजरी। उस काफिले में चल रहे अशरफ ने अशोक साहू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दिया। अशोक साहू मिन्नतें मांगते रहे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते रहे, किंतु बात नहीं बनी। अंततः उसी स्थान पर अशरफ और उसके साथियों ने अशोक साहू को गोलियों से भून डाला। अशोक साहू की हत्या का मामला सुर्खियों में छाया रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इसके बाद वर्ष 2002 में पार्षद नस्ल की भी इसी तरह से हत्या कर दी गई। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशरफ ने आवाज़ उठानी शुरू की तो अतीक अहमद ने अपने लोगों से उसकी भी हत्या करा दी। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से अतीक अहमद के दोस्ताना संबंध हो गए। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा का टिकट दे दिया। लोकसभा के चुनाव में अतीक अहमद
चुनाव जीत गए और सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट रिक्त हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी से अपने छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनवा दिया। अशरफ के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी ने अतीक अहमद के ही खेमे से राजूपाल नाम के व्यक्ति को तोड़ करके उसे उम्मीदवार बना दिया। राजूपाल की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि चुनाव में अशरफ को हार का सामना करना पड़ गया। बस इसी बात से अतीक अहमद नाराज़ हो गए। अतीक अहमद ने 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े प्रयागराज में राजूपाल की अपने गुर्गों से हत्या करा दी। राजूपाल की हत्याकांड से हर कोई परिचित है। इस घटना के बाद अतीक अहमद का वर्चस्व और अधिक बढ़ गया और अतीक अहमद के साथ उसका पूरा परिवार, उसके 5 बेटे सभी अपराध में शामिल हो गए और पूरे प्रदेश में हत्या करना, फिरौती वसूल करना, अपहरण करना और ज़मीनों पर कब्जा करना जैसे काम शुरू कर दिए गए। 2015 में आबिद प्रधान, उनके ड्राइवर सुरजीत और एक अन्य व्यक्ति की भी इसी तरह से अतीक अहमद की लोगों ने हत्या कर दी। वर्ष 2015 में ही जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लखनऊ में पीजीआई के पास सुशील गुरुनामी नाम के एक बड़े व्यापारी अपने प्लाट पर मकान बनवा रहे थे। अतीक अहमद अगस्त 2015 में अपने 50-60 गुंडों के साथ पहुंचा और सुशील गुरुनामी से कहा कि आप जिस प्लाट पर मकान बनवा रहे हैं वह अब तक आपका था, किंतु अब मेरा हो चुका है। आप कहीं भी जाएं, आपको कहीं से कोई रियायत सहूलियत नहीं मिलेगी। इसके बाद भी सुशील गुरुनामी ने हिम्मत नहीं हारी। वह कई बड़े अधिकारियों के पास गए, किंतु वह अपने प्लाट पर आज तक कब्जा नहीं पा सके। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के हालात बदल चुके थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों का सफाया कर रहे थे। इसी बीच 2018 में 29 दिसंबर को लखनऊ शहर से एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल का अपहरण हो गया। मोहित जायसवाल का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली ने की थी। उस समय अतीक अहमद राजूपाल की हत्या के मामले में देवरिया जेल में बंद हो चुका था। अतीक के दोनों बेटों ने अपहरित रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में लेकर गए और वहाँ जेल के भीतर मोहित जायसवाल की जमकर पिटाई की गई। उनसे 40 करोड़ की संपत्ति पर जबरिया हस्ताक्षर करा लिए गए और उनकी एसयूवी कार को भी अतीक के बेटों ने अपने कब्जे में ले लिया। मोहित जायसवाल ने इस बात की शिकायत की, किंतु उनका कोई सुनने वाला नहीं था। बाद में यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मामले में अतीक अहमद के दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया तो दोनों बेटों ने न्यायालय में समर्पण कर दिया। वर्तमान में दोनों बेटे जेल में बंद हैं। यह सब सिलसिला चलता रहा। इसी बीच
देवरिया जेल से अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। साबरमती जेल में जाने के बाद भी अतीक अहमद की आदतों में कोई सुधार नहीं आया और अपराध का क्रम जारी रखा। साबरमती जेल में बैठकर अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की योजना बनाई। उमेश पाल राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह था। कुछ साल पहले उसका अपहरण भी इन्हीं लोगों ने किया था। उस मामले में भी कार्रवाई चल रही थी और फैसला आने वाला था। फैसला आने से ठीक 4 दिन पहले उमेश पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्या में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद खुद गोली चलाने वालों में शामिल रहा और इस गोली चलने की घटना में उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान राघवेंद्र सिंह और संदीप निषाद भी मारे गए। मामला विधानसभा में गूंजा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की कसम खा ली। पुलिस ने अपराधियों को ढूंढना शुरू किया। शुरुआती दौर में 2 शूटरों का इनकाउंटर कर दिया गया। उसमें एक विजय उर्फ उस्मान और दूसरा अरबाज था। यह दोनों भी गोली चलाने में शामिल रहे थे। इसके बाद अन्य शूटरों की तलाश शुरू कर दी गई। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की भी तलाश शुरू हुई। असद अहमद अतीक अहमद के द्वारा बनाए गए रोड मैप पर लगातार भागता रहा। पुलिस उसका पीछा करती रही। 13 अप्रैल 2023 को जब प्रयागराज की अदालत में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद पेशी पर आए हुए थे, इसी दौरान दोपहर में 1:31 पर सोशल मीडिया पर तेजी से खबर वायरल हुई कि माफिया अतीक के बेटे असद और उसके शूटर गुलाम का झांसी में इनकाउंटर कर दिया गया। उस समय अतीक अहमद अदालत में मौजूद था। इसी बीच एक व्यक्ति ने आकर अतीक अहमद के कान में इस बात की जानकारी दी। अतीक अहमद को जैसे ही बेटे के इनकाउंटर होने की जानकारी मिली, वह फूट फूट करके भरी अदालत में रोने लगा और कहा कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई। 34 सालों के आपराधिक इतिहास में अतीक अहमद के जीवन में यह पहला घटनाक्रम आया कि जब उसके परिवार में किसी की हत्या की गई। अतीक अहमद इस पूरे 34 साल में लोगों की हत्याएं कराता रहा। लोगों को तब तक गोली मरवाता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती थी। लोगों की ज़मीनें कब्जा कराता रहा और हंसता रहा। लेकिन आज बात उल्टी हो गई। जब अपने पर बन पड़ी और खुद के बेटे का पुलिस ने इनकाउंटर किया तो भरी अदालत में वह फूट फूट कर रोने लगा। बात यहीं पर नहीं ख़त्म हुई। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। अतीक अहमद की बहन नूरी भी फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। बहनोई मोहम्मद अखलाक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। भाई अशरफ गिरफ्तार है। अतीक अहमद के सभी बेटे भी जेल में बंद हैं। लेकिन अतीक अहमद अपराध की दुनिया से तौबा करने को तैयार नहीं है। आगे आप देखते रहिए क्या क्या घटनाएं होती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।